तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 12 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक दशा के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी को पता है कि गौतम बुद्ध के पूर्व में ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ हुआ करता है, इससे हम लोगों को पता चलता है। तो आज हम लोग महाजनपदों से संबंधित जितने भी एमसीक्यू घटना चक्र बुक में दिए हुए हैं इनको सॉल्व करेंगे। इनका सब्जेक्टिव क्लास हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, केवल ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका कि पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? तांबे के, रांगा के, चांदी के या फिर सोने के? तो आपको पता होना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये चांदी के सिक्के थे प्राचीनतम। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्के कहलाते थे, जो मुख्यतः चांदी के बने होते थे। तो भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का है वो आहत सिक्का या फिर पंचमार्क सिक्का कहलाता है, जो कि चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत या फिर पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। तो आहत सिक्का या फिर जो पंचमार्क सिक्का है, इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाया जाता था, इसलिए इसको आहत या फिर पंचमार्क कहा जाता है, और ये मेनली चांदी के बने होते थे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब कि महाजनपद के बारे में बताया जा रहा है और इसकी राजधानियों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो हम सभी को पता है कि जो अंग महाजनपद था, अंग महाजनपद की जो राजधानी है वो चंपा है, यानी कि बिल्कुल सही बात है। और हम सभी को पता है कि जो अंग महाजनपद है ये आपका बिहार में है, और बिहार के ये भागलपुर मुंगेर जिले में है ना। तो ये भागलपुर और मुंगेर जिला में ही है कौन? तो अंग, और अंग का राजधानी चंपा है, चंपा था पहले, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए, वत्स्य, और वत्स्य का जो राजधानी है ये बताया जा रहा है आपका तो कौशाम्बी, ये बिल्कुल सही बात है। वत्स्य का जो राजधानी है वो आपका कौशाम्बी होता है, और वत्स्य जो है वो आपका इलाहाबाद के आसपास वाले रीजन में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में। तो अंग आपका बिहार में है और वत्स्य आपका उत्तर प्रदेश में है। अंग की राजधानी चंपा, जबकि वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी है। इसके अलावा देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये है आपका मत्स्य। तो मत्स्य जो है वो इसका राजधानी विराटनगर होता है, और मत्स्य की अगर बात करें तो ये आपका जयपुर, अलवर, भरतपुर, यानी कि ये राजस्थान वाले क्षेत्र में मिलता है। तो मत्स्य जो महाजनपद था इसकी राजधानी विराटनगर थी, और ये आपका राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसका है नाम है कौशल। तो अगर हम लोग कौशल की राजधानी देखें तो कौशल की राजधानी जो होता है वो अहिच्छत्र नहीं होता है, बल्कि वो होता है आपका कौशल की राजधानी श्रावस्ती। क्या होता है? तो श्रावस्ती होता है। तो कौशल की राजधानी जो होता है वो आपका श्रावस्ती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। कौशल की राजधानी अहिच्छत्र नहीं है बल्कि श्रावस्ती है। और अहिच्छत्र किसकी राजधानी है? तो आपको पता होना चाहिए, अहिच्छत्र और काम्पिल्य ये दोनों राजधानी पांचाल का था। तो अगर हम लोग पांचाल की बात करें तो पांचाल का 2 राजधानी था, पहले था आपका अहिच्छत्र और दूसरा था बाद में कौन था? वो था आपका कंपल्य। तो पांचाल की 2 राजधानी अहिच्छत्र और दूसरा कंपल्य, ठीक है। यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका गलत हो जाएगा। इसका एक्सपेंशन देखिए, कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी, ठीक है ना कि अहिच्छत्र। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल्य थी, ठीक है ना, ये होना चाहिए। तो इतना जैसे जान लीजिए कि ये आपका पूरा है आपका पांचाल। तो पांचाल का अगर नॉर्थ की बात कीजिए तो नॉर्थ का राजधानी था आपका अहिच्छत्र, और साउथ का राजधानी था आपका कंपिल्य, ये पांचाल का, ठीक है ना। बाकी बात अंग चंपा सही है, और कौशल कौशल का क्या हो जाएगा? तो आपका कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती, वत्स्य का कौशाम्बी, और आपका मत्स्य का जो है वो याद रखिएगा विराटनगर, वो सही बात है। यहाँ दिखाया जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, कि प्रघोत, उज्जैन, मगध और वत्स्य के बारे में बताना था। यहाँ पे अजातशत्रु मतलब कौन कौन किस राजा से संबंधित था। ये आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में और यूपीपीसीएस लोअर स्पेशल में पूछा गया था 2002 और 2004 में। तो यहाँ पे बतलाना है राजा, कौन राजा कहाँ पे शासन करता था। तो एक राजा के बारे में आप पता होगा बहुत सारा कि अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो है वो आपका मगध पे शासन करता है। तो अजातशत्रु के बारे में हमेशा याद रखिएगा, अजातशत्रु जो है वो आपका मगध पे शासन करता है, ठीक है ना। तो अजातशत्रु के बारे में याद रखिएगा।
हम लोग हमेशा जानते हैं कि जो मगध के जो मगध राज्य जो है, मगध के ऊपर हम लोग जानते हैं ना कि यहाँ पे कई सारे वंशों ने शासन किया था। मगध के ऊपर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन चलता है, जिसके राजा होते हैं बृहद्रथ। उसके बाद हर्यक वंश के शासक आते हैं, और हर्यक वंश में हम लोगों को पढ़ना होता है सबसे पहले बिंबिसार के बारे में, उसके बाद अजातशत्रु के बारे में, उसके बाद उदयन के बारे में। तो मगध के ऊपर हम लोग शासन के बारे में देखते हैं। तो जब बृहद्रथ वंश के बाद हर्यक वंश आता है, और हर्यक वंश में हम लोगों को अजातशत्रु के बारे में पढ़ना होता है, और हम लोग को जो है उदयन के बारे में भी पढ़ना होता है, उदयन के बारे में पढ़ना होता है। इसको उदयन भी कहा जा सकता है, ठीक है ना, उदयन। और हम लोगों को बिंबिसार के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है ना। उसके बाद मगध के ऊपर शिशुनाग वंश का शासन आता है। शिशुनाग वंश के अंतर्गत हम लोगों को जो है पढ़ना होता है एक कालाशोक के बारे में, और एक हमको शिशुनाग के बारे में पढ़ना होता है। तो शिशुनाग वंश में 2 राजा, एक है कालाशोक और दूसरा राजा शिशुनाग। इसके बाद नंद वंश के बाद आता है यहाँ पे, शिशुनाग वंश के बाद आता है आपका नंद वंश। और नंद वंश में भी जो है हम लोगों को कितना राजा के बारे में पढ़ना होता है, तो 2 राजा के बारे में पढ़ना होता है। एक राजा आपका महापद्म नंद और दूसरा राजा है घनानंद, इन दोनों के बारे में पढ़ना होता है। फिर नंद वंश को रिप्लेस करता है मौर्य वंश, और मौर्य वंश में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना होता है। फिर इसी में हम लोगों को बिंदुसार के बारे में पढ़ना होता है। हर्यक वंश में बिंबिसार और मौर्य वंश में बिंदुसार, ये पढ़ना होता है। फिर हम लोगों को अशोक के बारे में पढ़ना होता है। फिर मौर्य काल खत्म होता है, तो फिर उसके बाद आता है आपका शुंग वंश, और शुंग वंश कौन स्थापित करता है, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो ये पता हो गया आपको। आगे देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि जो मगध वाला क्षेत्र है, यहाँ पे अजातशत्रु शासन किया था, और अजातशत्रु जो है वो आपका हर्यक वंश के अंतर्गत शासन किया था, ठीक है ना। और प्रसेनजीत जो है वो आपका कौशल के ऊपर शासन कर रहा था। उदयन की बात करें तो ये आपका वत्स्य के ऊपर शासन कर रहा था। और जबकि अवंती की बात करें तो यहाँ पे जो राजा था वो आपका प्रघोत था। तो आई होप यहाँ तक आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। तो अभी बताया गया था कि चंद प्रघोत जो है वो अवंती राज्य के राजा थे। तो यहाँ पे अवंती के राजा चंद प्रघोत थे। जबकि अगर हम लोग देखें तो वह ये यहाँ पे और भी दिया हुआ है, जैसे कि आपका वो नाम यहाँ नहीं दिया, काशी अंग वज्जी का, इस सब के बारे में नहीं बताया गया, ठीक है। अवंती के राजा प्रघोत थे, वत्स्य के राजा उदयन थे, कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध के राजा अजातशत्रु थे। और बताया जा रहा है इसके एक्सप्लेनेशन देखिए। चंद प्रघोत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैनी या महिष्मती थी। बिंबिसार के समय में ही मगध के साथ चंद प्रघोट का जो संबंध था वो मैत्रीपूर्ण था। एक बार जो है प्रघोट जो है वो पांडु रोग से ग्रसित हो जाता है, और उसके बाद जो है बिंबिसार अपना जो एक राजवेद जीवक को उसके उपचार के लिए भेजता है। अवंती 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो प्रमुख राजतंत्रात्मक महाजनपद था। ये सभी के बारे में याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये वाला भी पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है। तो हर्यक वंश में हम लोग जो सबसे पहले राजा बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं, और बिंबिसार के बारे में जानते हैं कि बिंबिसार जो है उसका एक राजवेद हुआ करता था, जिसका नाम था क्या, तो जिसका नाम था जीवक। और जीवक इसका राजवेद होता था, जो कि इसके दरबार में रहता था। और एक बार अवंती का राजा जिसका नाम है चंद प्रघोत, क्या नाम है, तो चंद प्रघोत। तो चंद्र प्रघोत को पांडु रोग हो जाता है, तो उसको इलाज करने के लिए भेजता है। उसके बाद दोनों का जो है संबंध और भी बढ़िया हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, हर्यक वंश का जो है फाउंडर बिंबिसार होते हैं। तो बिंबिसार के पॉइंट के बारे में आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई है। ये नंद राजा के आदेश से एक नहर खोजी गई, ये आपका यूपीपी से 1999 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब सी, कलिंग में। ये इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन एक बार इसको दिया हुआ तो एक बार खाली पढ़ लेते हैं ऊपर से। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। हम सभी को जानते हैं कि नंद वंश के समय में महापद्म नंद जो है वो कलिंग को जीतता है। उसके बाद जब मौर्य काल आता है तो उसमें अशोक जो है फिर अपने शासन के 8वें साल में कलिंग को जीत लेता है। इसके अनुसार नंद राजा जीन सेन ने एक प्रतिमा उठा ले गया था, और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया था। तो हम लोग जानते हैं जब नंद राजा जीता था महापद्म नंद कलिंग को जीतने के बाद जो है एक और नंद राजा रहता है। तो नंद राजा जो है वो एक प्रतिमा जो है, मतलब यही महापद्म नंद जो है वो जीन सेन की प्रतिमा कलिंग से लेकर चला जाता है, जीन सेन की प्रतिमा, और कलिंग में एक नहर का भी निर्माण करवाता है, ठीक है ना। तो ये आपका महापद्म नंद के बारे में हम लोगों को जानना होता है, और ये आपका हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तो उज्जैन जो है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम जो था वो आपका अवंतिका था। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इसके बारे में बताया जा रहा है
कि मध्य प्रदेश में स्थित एक आपका महाजनपद था जिनका नाम उज्जैन, और उज्जैन को प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक नगरों में इसको गिना जाता था। यह 16 महाजनपदों में से एक अवंती की 2 राजधानियों में से एक था। तो हम लोग जानते हैं कि जब इसकी बात करते हैं आपका, तो उज्जैन की बात करते हैं तो उज्जैन देखते हैं हम लोग ना कि एक पहले ना महाजनपद हुआ करता था अवंती। तो अवंती का 2 राजधानी था, एक था आपका उज्जैन और एक था आपका महिष्मती। तो उज्जैन का जिक्र वहीं पे मिलता है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो हम लोग जानते हैं कि जो अवंती है, अवंती के 2 राजधानी था। तो उत्तर का राजधानी उज्जैन था, जबकि दक्षिण का राजधानी जो है वो आपका महिष्मती था। ठीक है ना, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, पुराणों में उज्जैन को अवंतिका कहा गया है, ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें आपको बतलाना है कि कौन सा महाजनपद कहाँ पे था, कहाँ पे नहीं था। तो जब आप महाजनपद वाला टॉपिक पढ़िएगा ना तो उसमें आप मैपिंग देखिएगा, क्योंकि मैपिंग से भी IAS 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे है, देख लीजिए। ये बेसिकली आप हटाइए इसको, आप 16 को महाजनपद का जो है मैपिंग कर लीजिएगा, वहाँ से इसको याद कीजिएगा। ठीक ना, मैपिंग देखिएगा, जैसे कि सबसे दक्षिण में आपका असमक था, फिर सबसे मतलब उत्तर साइड में, मतलब ये सबसे पश्चिम में जो आपका गांधार था, इसके बारे में इस तरह करके आप मैपिंग कर लीजिएगा। आगे देखिए, आपका RS में पूछा गया था कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। ये भी क्वेश्चन जरूर नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, मतलब कि पाटलिपुत्र का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कौन था इसके बारे में देखिए, ये आपका 48वां और 52 नंबर का BPSC में पूछा गया था। तो पाटलिपुत्र का स्थापना जो है वो अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पे किया था। तो एक राजा जो है अजातशत्रु, तो अजातशत्रु के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु का नाम था कुनिक, इसका उपनाम था, और ये जो है रथ मूसल और महाशिलांकटक चलाने में माहिर था, और इसी के समय में जो है पहला मतलब कि बौद्ध संगीत भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, और एक पॉइंट और भी याद रखना कि पाटलिपुत्र का जो स्थापना है वो आपका अजातशत्रु ने करवाया था। कहाँ पे, तो गंगा और सोन नदी के संगम पे। पाटलीग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजगिरी जो है वो राजगिरी, मतलब उदयन जो है, उदयन ये मगध साम्राज्य का जो राजधानी है वो राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। ठीक ना, ये याद रखिएगा। तो पाटलिपुत्र का वास्तविक संस्थापक है अजातशत्रु, लेकिन उदयन जो है वो जो है राजगिरी से राजधानी चेंज किया था पाटलिपुत्र। ये वाला 2 पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग समझ गए हैं कि पाटलिपुत्र का स्थापना अजातशत्रु के द्वारा कराया गया था गंगा और सोन नदी के संगम पे, और उदयन के द्वारा जो है मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है ना, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य जो कथन सत्य है। तो जो पाटलिपुत्र जो है वह गंगा और उत्तर में चंपा नदी के से घिरा हुआ, ये गलत बात है, चंपा नदी था नहीं था, गंगा और सोन नदी था, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो देखिए प्राचीन पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में, ये जो आधुनिक पटना जो कि आपका उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी के ये घिरा हुआ था, और इसका स्थापना अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था, और उदयन जो है वो मगध। तो उदयन के बारे में याद रखिएगा, उदयन जो है वो मगध राज्य का जो राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करवाया था। आगे देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो इसके बारे में बताया जाता है कि वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा नदी और सोन नदी के संगम पे हुआ था, और उसमें हर्यक वंश का शासन चल रहा था। अजातशत्रु ने इसका स्थापना किया था, और सर्वप्रथम उदयन ने राजधानी जो है वो राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं था वो, इसीलिए इसको हटा दीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो हम सभी को पता है उदयन के द्वारा। अजातशत्रु पाटलिपुत्र बनाया था गंगा और सोन नदी के संगम पे, उत्तर में गंगा और दक्षिण में सोन नदी के संगम पे पाटलिपुत्र बनाया, और उदयन जो है वो आपका मगध राज्य का जो राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो कि आपका 68वां BPSC प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया था
कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे सारा ऑप्शन लगभग लगभग गलत था, तो इसलिए इसको राइट एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। और तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच ये स्थित था। तो अगर हम लोग मगध की बात करें तो मगध आपका सिंधु नदी, तक्षशिला, इन सभी के बीचों बीच में स्थित था। तो तक्षशिला जो था, सॉरी, प्राचीन काल में देखो गंगा के दक्षिण में आपका मगध ये था लोकेटेड। अगर हम लोग बात करें तक्षशिला की, तो तक्षशिला जो है आपका सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। और अगर बात करें चोल के बारे में, तो चोल जो है वो गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। तो चोल साम्राज्य जो है वो गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था, जबकि तक्षशिला जो है वो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। और अनर्त जो है वो प्राचीन काल में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था, तो वो एक वैदिक कालीन साम्राज्य हो जाता है। तो तक्षशिला जो है वो आपका सिंधु और झेलम के बीच में, और गंगा के दक्षिण भाग में मगध था। अनर्त जो है वो आपका एक वैदिक कालीन साम्राज्य था, मतलब कि एक। और चोल के बारे में बात करें तो ये गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। तो इस तरह का कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उदयीन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे। तो आपका उज्जैन से। हम लोग जानते हैं कि उज्जैन जो है वो आपका, उज्जैन के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं, उज्जैन में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जानते हैं कि प्राचीन समय में एक अवंती महाजनपद हुआ करता था, और अवंती महाजनपद की 2 राजधानी थी। उत्तरी राजधानी उज्जैन थी, जबकि दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी। यहाँ तक हम लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में बताया जा रहा है कि उदयन वासवदत्ता दंतकथ उज्जैन से संबंधित है। कहाँ से, तो उज्जैन से। और इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक सपन वासवदत्तम में वर्णित किया है। और इस नाटक में वत्स्य नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रभुत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का इसमें जिक्र किया गया है। तो ये इतना जरूरी नहीं है, केवल इतना याद रखिए कि उदयन वासवदत्ता जो दंत कथा ये किससे संबंधित है, तो ये आपका प्लेस है एक उज्जैन, वहाँ से संबंधित है। और ये किस ये कवि से संबंधित है, तो ये आपका पता होना चाहिए, महाकवि भासी है। उसका एक नाटक होता है सपन वासदत्तम, इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो हम सभी को पता है, जब हम लोग मगध साम्राज्य की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि मगध साम्राज्य का जो है स्थापना जो होता है वो आपका ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में होता है। कब, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में होता है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में होता है। और इस साम्राज्य का महत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है राजा बिंबिसार होता है। कौन होता है, तो राजा बिंबिसार होता है। तो हम लोग जब मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोग जानते हैं ना कि पहले बृहद्रथ वंश आता है, उसके बाद आपका हर्यक वंश आता है, और हर्यक वंश में पहला राजा बिंबिसार होता है। तो इसको हम लोग बिंबिसार को पहला राजा मानते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर देखा जाए तो बृहद्रथ वंश आता है पहले, तो पहला राजा बृहद्रथ ही होगा ना, बृहद्रथ। लेकिन हम लोग बिंबिसार को ही मान रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका आईएएस में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। तो हम सभी को पता है ये आपका मगध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मगध के बारे में बताया जाता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। कई जातकों में, यानी जातक जो कथा है, तो उसमें समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी जो है समृद्धि और संपन्नता का जो साक्ष्य मिलता है। मगध की कौशल और अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंद्विता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए काफ़ी लंबा समय तक संघर्ष रहा, लेकिन अंत में विजय जो है मगध को ही मिला। प्रारंभिक क्वेश्चन नंबर 18, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। तो हम सभी को पता है प्रारंभिक गणतंत्र में तो लिच्छवी था, शाक्य भी था, लेकिन यौधेय नहीं था, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। तो हम लोग जानते हैं जब बुद्ध काल जब चल रहा था उस समय गंगा के घाटी में कई सारे गणराज्यों का अस्तित्व देखने को मिलता है। इनमें से अगर कुछ देखें तो वह है आपका कपिलवस्तु के शाक्य, फिर आपका सुकुमारगिरी के भग्ग, अलकप के बुली, फिर आपका केशपुत के कलाम, रामगाम के कौली, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौरी, वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विधे। अतः प्रारंभिक गणतंत्र की सूची में योद्धे का नाम नहीं दिखता है। तो लिच्छवी, शाक्य ये सभी जो है प्राचीनतम गणतंत्र हुआ करते थे, प्राचीनतम या प्रारंभिक गणतंत्र।
आगे देखिए 2008 में पूछा गया था बीपीएससी में कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो हम सभी को पता है कि वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। और वैशाली जो है वो बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली मतलब कि गणराज्य था। और लिच्छवी जो है वो वज्जी संघ में सरप्रमुख थे। तो एक वज्जी संघ हुआ करता था। वज्जी संघ में 8 गो मतलब संघ होते थे, जिनमें से एक संघ था आपका लिच्छवी। ठीक ना, ये आपको याद होना चाहिए। और वैशाली में जो है लिच्छवियों ने ही पहला गणतंत्र स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पाई जाती है। तो वैशाली में पाई जाती है। और वैशाली में गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो वह वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली जो है वो बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। और लिच्छवी जो है वो आपका वज्जी संघ के अंतर्गत आता था। तो वैशाली और लिच्छवी के बारे में याद होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा जो है वो सही है, आपको बतलाना है। ठीक ना, तो कौन सा युग्म जोड़ा सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चेटक के बारे में, लिच्छवी। इसके बारे में डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। तो राजा का चेटक की बात करें तो वो किसके राजा रहते हैं। लिच्छवी गणराज्य का जो है चेटक जो रहते हैं वो आपका लिच्छवी गणराज्य के राजा रहते हैं, जिनका नाम रहता है चेटक। और इनकी पुत्री रहती है चेलना। और इनकी पुत्री जो है वो चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ होता है। और लिच्छवी जो है वो वज्जी संघ के प्रमुख होते हैं, सर प्रमुख होते हैं। ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। तो लिच्छवी गणराज्य के जो राजा है जिनका नाम है चेटक, चेटक की पुत्री होती है चेलना। और चेलना का जो विवाह है वो मगध के नरेश बिंबिसार से होता है। किन से होता है। तो बिंबिसार से होता है। बिंबिसार से इनका विवाह होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक ना, और लिच्छवी जो है वो वज्जी संघ के प्रमुख होते हैं। वज्जी में टोटल 8 गो संघ था, जिसमें से एक संघ लिच्छवी था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है। तो हम सभी को पता है आपका ऑप्शन नंबर डी अंगुत्तर निकाय से। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के बारे में सूचना मिलती, जो कि इस प्रकार है। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स्य, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो जैन ग्रंथ ये भगवती सूत्र में और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इनका जो है वो 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है। तो हम लोग जानते हैं अंगुत्तर निकाय में है। और आपका जो है वो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में भी इसका जिक्र मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो वो आपका अंगुत्तर निकाय। कितना बार पूछा गया ये क्वेश्चन। फिर देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 हुआ, जो कि राजस्थान पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था 2013 में, कि महाजनपदों के युग में 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित है। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मिलता है। बाप रे बाप, 16 को महाजनपद का नाम तो आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिल ही रहा है, लेकिन पाणिनि का भी एक ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। तो उस अष्टाध्यायी में किनका नाम है किनका नाम नहीं है। बाप रे बाप, ये सब भी पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन मतलब कि पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। और इनका जन्म है तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ है, यानी कि अफगानिस्तान में। इनके व्याकरण का नाम जो है वो आपका अष्टाध्यायी हुआ है। अष्टाध्यायी में टोटल 8 गो अध्याय हैं तथा इसमें लगभग 4000 सूत्र है, यानी कि फॉर्मूला है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित प्रमुख जनपद थे कौन कौन। तो देखिए पहला है आपका कौन, तो पहला है मगध, फिर अस्मक, फिर कंबोज, गांधार, सूरसेन। तो कितना का नाम लिया है। तो 1 2 3 4 5 पाँचों को नाम लिया है। तो मगध, अस्मक, कंबोज और गांधार और सूरसेन है। बाकी बात जो है 5 को नाम लिया है, 11 को नाम नहीं लिया है। लेकिन अगर हम लोग बौद्ध ग्रंथ देखें अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 को महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों को 16 को पद के बारे में आपका जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, मतलब जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इसका चर्चा मिलता है। इसके अलावा पाणिनि का जो है व्याकरण का बुक अष्टाध्यायी में भी 5 गो जनपदों के बारे में मिलता है। कौन कौन, मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार और सूरसेन।
ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों यानी कि पोडस महाजनपदों की सूची मिलती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अर्थशास्त्र का कहीं जिक्र नहीं है, भगवती सूत्र है, दीर्घ निकाय का नहीं है, बल्कि भगवती सूत्र भी है, अंगुत्तर निकाय भी, यानी कि 2 और 4। तो 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो जब हम लोग बात करते हैं पांचाल की, तो पांचाल हमारा जानते हैं कि पांचाल जो है हमारा जो है क्या है, तो एक महाजनपद था। और पांचाल जो है, मान लीजिए कि पांचाल है, पांचाल का 2 गो राजधानी था। एक उत्तरी राजधानी जो है आपका अहिच्छत्र था और दक्षिणी राजधानी था आपका कंपिलिय, ठीक ना। और ये आपका जो पांचाल है ये आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि महाभारत के अनुसार जो है उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी, तो आपका वो अहिच्छत्र था। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र था, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो है वो काम्पिल्य था, है ना। ये महाभारत के अनुसार हम लोग जानते हैं। महाभारत में इंद्रप्रस्थ, मथुरा, अहिच्छत्र और हस्तिनापुर इन सभी का जिक्र किया गया है। देखिए महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुरु की राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी। तो कुरु जो है वो उसका राजधानी इंद्रप्रस्थ है, और कुरु जो है वो आपका दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का कुछ क्षेत्र में मिलाकर ही होता है, यानी कि ये भी उत्तर प्रदेश में कुरु, ये आपका दिल्ली मेरठ वाला साइड में है, दिल्ली मेरठ हरियाणा के साइड में है कुरु, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आगे देखिए आपका झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। तो हम सभी को पता है कि मथुरा के बारे में जानते हैं, तो मथुरा किसकी राजधानी थी ये पूछा जा रहा है। तो मथुरा जो है वो आपका सुरसेन की राजधानी थी। किसका, तो सुरसेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग वज्जी की बात करें तो वज्जी की राजधानी क्या है, तो वज्जी की राजधानी 2 ठो है, 2 ठो नहीं 3 ठो है। तो वज्जी की राजधानी 3 ठो है, एक है आपका वैशाली, एक आपका विदेह और एक आपका मिथिला। तो वैशाली, विदेह और मिथिला ये तीनों जो है वो आपका वज्जी का राजधानी है। अगर वत्स्य की बात करें तो वत्स्य की राजधानी जो है वो आपका कौशाम्बी था। अगर हम लोग काशी की बात करें तो काशी की राजधानी जो है वो आपका वाराणसी था। लेकिन अगर सुरसेन की राजधानी की बात करें तो सुरसेन जो है वो आपका मथुरा में इसका राजधानी हुआ करता था। और ये आपका मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश वाला इलाका में ही है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में ही है। तो जेपीएससी से क्वेश्चन पूछा है महाजनपद से। आगे देखिए चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो हम सभी को पता है, अगर हम लोग चंपा की बात करें तो ये आपका अंग महाजनपद की राजधानी थी। अगर हम लोग मगध की बात करें तो मगध का भी 2 गो राजधानी था, एक राजधानी गिरिब्रज था और दूसरा राजधानी जो है वो राजगिरी था, ठीक है ना। अगर वज्जी की बात करें तो वज्जी की राजधानी जो है वो आपका 3 गो था, एक है आपका वैशाली, एक है विदेह और एक आपका मिथिला। वहीं अगर हम लोग कौशल की बात करें तो कौशल का राजधानी जो है वो आपका श्रावस्ती है, और अंग की राजधानी क्या है, तो अंग की राजधानी चंपा है। तो अब आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो महाभारत और पुराणों में भी चंपा का प्राचीन नाम जो है मालिनी देखने को मिलता है। तो चंपा का प्राचीन नाम मालिनी देखने को मिलता है महाभारत और पुराणों में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। तो सुक्तिमती के बारे में बताया जा रहा है। तो सुक्तिमती किसकी राजधानी थी, तो हम लोग जानते हैं कि पंचाल के बारे में जानते हैं कि पंचाल जो है, तो पंचाल का 2 गो राजधानी था, एक था आपका अहिच्छत्र और एक था आपका काम्पिल्य। कुरु के बारे में जानते हैं, कुरु की राजधानी तो आपका क्या था, तो इंद्रप्रस्थ था। तो कुरु की राजधानी क्या था, तो आपका इंद्रप्रस्थ था कुरु की राजधानी, ठीक ना। और एक आपका बताया जा रहा है कि अवंती, अवंती के बारे में जानते हैं कि अवंती का जो है आपका अवंती जो है, तो अवंती का अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो अवंती की राजधानी जो है वो 2 ठो था, वो था आपका एक आपका उज्जैन था, दूसरा था महेशमती। तो उज्जैन और महेशमती जो है वो अवंती का राजधानी था। अगर हम लोग चेदी की बात करें तो चेदी जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड वाला एरिया, और चेदी का राजधानी जो था वो आपका शक्तिमती था, शक्ति या फिर सुक्तिमती चेदी का राजधानी था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र जो है महाजनपद कौन था। तो हम लोग जानते हैं वो अस्मक था। तो अस्मक जो है वो आपका गोदावरी यानी कि दक्षिण भारत में ये एकमात्र जो है वो राजधानी ये था महाजनपद। अगर हम लोग अवंती की बात करें तो अवंती का क्या है, तो अगर हम लोग अवंती का देखें तो अवंती का जो है राजधानी वो उज्जैन और महेशमती होता है, उज्जैन और महेशमती होता है। वत्स्य की बात करें तो इसका राजधानी कौशाम्बी होता है। अगर हम लोग कम्बोज की बात करें तो कम्बोज हम लोग जानते हैं जो इसका राजधानी जो है हाटक है। तो कम्बोज की राजधानी हाटक है, और कम्बोज जो है वो आपका हाटक यानी कि ये आपका पाकिस्तान में है। और अगर हम लोग अस्सक नहीं होता बल्कि अस्मक होता है। और अगर हम लोग अस्मक की बात करें तो अस्मक जानते हैं ये आपका इसके लिए इसका जो राजधानी है वो आपका पोटली और पोटन है। क्या है, तो पोटली या फिर पोटन।
और ये कहाँ है, तो गोदावरी नदी के क्षेत्र में है, यानी कि दक्षिण भारत का एकमात्र ये जनपद था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में से अस्मक या फिर अस्मक जो है वो नर्मदा तथा गोदावरी नदी के नदियों के मध्य में स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या फिर पौथन थी। और इसे अथवा पोटली यानी कि प्राचीन नाम, ये सब छोड़ो, इसकी राजधानी केवल पैटर्न या फिर पोटन था, यानी कि कंबोज नहीं, अस्मक की राजधानी पोटली या फिर पोटन था। और ये आपका दक्षिण भारत की एकमात्र राजधानी थी जो गोदावरी नदी के तट पे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो अगर हम लोग बात करें महाजनपद का, तो मत्स्य महाजनपद जो है वो आपका विराटनगर में स्थित था। कहाँ पे, विराटनगर में। विराटनगर भी देखे, मतलब सॉरी, मत्स्य महाजनपद की बात करें तो मत्स्य महाजनपद का अगर राजधानी देखें तो वो आपका विराटनगर है। क्या है, तो विराटनगर है। और ये कहाँ पे था, तो ये आपका जयपुर, अलवर, भरतपुर यानी कि राजस्थान में था। कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में जो है वो आपका चेदी महाजनपद था, और चेदी महाजनपद का राजधानी क्या है, तो शक्तिमती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद राजस्थान के अलवर, जयपुर तथा भरतपुर जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित था, और इसकी राजधानी विराटनगर थी। अभी तो बताया गया था। आगे देखिए, मगध की राजधानी कौन सी थी। ये आपका 47वां BPSC 2005 में पूछा गया था। तो मगध की जो दो राजधानी थी, एक था आपका गिरिब्रज, एक था आपका राजगिरी। तो गिरिब्रज और राजगिरी, दो गो नहीं था, मतलब ये एक गो था, इसका नाम दो गो था। गिरिब्रज को ही राजगिरी कहा जाता है। ठीक है, तो गिरिब्रज, राजगिरी। ठीक है ना। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कि पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश है वो आपका बृहद्रथ वंश था, और इस वंश के पहले जो राजा होते हैं वो बृहद्रथ के पुत्र जरासंध होते हैं। तो बृहद्रथ वंश पहला राज करता है मगध के ऊपर, और बृहद्रथ में जो राजा है पहला जो है बृहद्रथ ही यहाँ के राजा होते हैं, और बृहद्रथ का पुत्र होता है जरासंध, वो भी यहाँ पे जो है वो राज करता है, जिसने गिरिब्रज यानी कि राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई। तो सबसे पहले राजधानी बनता है मगध का, वो बनता है गिरिब्रज। और हम लोग जानते हैं कि मगध के ऊपर पहला शासक जो है वो राज करता है, पहला वंश वो रहता है आपका बृहद्रथ वंश, और बृहद्रथ वंश का भी पहला राजा बृहद्रथ के द्वारा यहाँ पे शासन किया जाता है। और बृहद्रथ का ही बेटा होता है जरासंध, जो कि यहाँ पे शासन करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब जरासंध यहाँ शासन कर रहा होता है तो उस समय जो मगध साम्राज्य है, इस मगध महाजनपद है, इसकी जो राजधानी है वो राजधानी इसका जो था वो राजगिरी और यानी कि गिरिब्रज की थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी अगर शासक की बात करें तो वो आपका बिंबिसार है। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अगर प्रथम प्रतापी शासक की बात करें मगध का तो आपका बिंबिसार होता है। यह हर्यक वंश से संबंधित होता है। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में होती है। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ, और अजातशत्रु के बाद इसका पुत्र जो है वो उदयन अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देता है। क्या क्या पॉइंट बोले वो देखिए। सबसे पहले मान लीजिए आपका मगध है, तो मगध के ऊपर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था, तो आपका बृहद्रथ वंश ने। उसके बाद हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। अगर हम लोग बृहद्रथ वंश की बात करें तो इसमें दो गो राजा, एक आपका बृहद्रथ और दूसरा राजा है जरासंध। जरासंध के समय में ही इसकी राजधानी जो है वो आपका क्या बनता है, तो इसकी राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगिरी बनता है। इसके बाद आता है आपका बृहद्रथ वंश के बाद आता है आपका हर्यक वंश, और हर्यक वंश का पहला जो राजा होता है बिंबिसार, और बिंबिसार के टाइम भी जो आपका इसका राजधानी जो है राजगिरी यानी कि गिरिब्रज ही था। और हम लोग ये भी जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये मान्यता है कि मगध का जो प्रथम प्रतापी शासक वो बिंबिसार ही था। कौन था, तो बिंबिसार ही था। बिंबिसार के बारे में जानते हैं कि इसका एक राजविद होता था जीवक, जो कि अवंती के राजा चंद्रप्रघोट को जब एक बार पांडु रोग हो जाता है तो उसको उपचार करने के लिए भेजता है, फिर इन लोग दोनों में दोस्ती हो जाता है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। यहाँ तक हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो है मतलब कि बिंबिसार के बाद इसका बेटा अजातशत्रु राजा बनता है, और अजातशत्रु के समय में पहला बौद्ध संगीति होता है, और अजातशत्रु जो है पाटलिपुत्र का जो है वो जो निर्माण करवाता है। उसके बाद अजातशत्रु के बाद आता है इसका बेटा उदयन, और उदयन जो है वो पाटलिपुत्र मतलब उदयन के बारे में याद रखिएगा कि उदयन जो है वो क्या करता है, तो उदयन जो है वो आपका राजधानी चेंज कर देता है राजगिरी से पाटलिपुत्र, है ना। कहीं कहीं पे देखिए एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है। अभी तक आपको बताया गया था कि अजातशत्रु के द्वारा जो है वो आपका पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई, ठीक है ना।
लेकिन अगर हम लोग लूसेंट बुक की बात माने तो अजातशत्रु के द्वारा नहीं बल्कि उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई। तो अजातशत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र नहीं बल्कि उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई, गंगा और सोन नदी के किनारे, ठीक है ना। और उदयन जो है वो अपना मतलब कि राजधानी परिवर्तन करता है और वो राजगिरी से राजधानी जो है वो आपका पाटलिपुत्र में ला देता है, शिफ्ट करा देता है, ठीक ना। ये भी आप याद रखिएगा। तो कहीं पे कन्फ्यूजन था आपका, एक पॉइंट अभी भी कन्फ्यूजन ही है कि अजातशत्रु पाटलिपुत्र बनाता है कि उदयन बनाता है। तो ज़्यादा झुकाव जो है वो उदयन की तरफ है कि उदयन जो है पाटलिपुत्र की शहर की स्थापना भी कराता है और ये अपना राजधानी परिवर्तन करता है राजगिरी से पाटलिपुत्र, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 34। ये बोलता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो वो था आपका राजगिरी यानी कि गिरिब्रज, और गिरिब्रज के बाद राजधानी बनता है पाटलिपुत्र उदयन के द्वारा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो वह था आपका, इसमें से कोई भी नहीं है सही, वो हो जाएगा आपका राजगिरी यानी कि गिरिब्रज। ये 66वां बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो हम सभी को पता है राजगिरी पहला राजधानी था किसका, मगध का, राजगिरी। राजगिरी के बाद पाटलिपुत्र राजधानी बनता है और पाटलिपुत्र का जो निर्माण है वो अजातशत्रु नहीं बल्कि उदयन के द्वारा किया जाता है, गंगा और सोन नदी के किनारे। फिर उदयन जो है वो राजगिरी से कैपिटल शिफ्ट करवा देता है पाटलिपुत्र में, ठीक ना। यहाँ तक याद रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध राज्य की राजधानी नहीं रही है, राजधानी नहीं रही है। तो हम लोग जानते हैं गिरिब्रज रही है, राजगिरी रही है, इसी का नाम था गिरिब्रज का ही। पाटलिपुत्र रहता है, कौशाम्बी नहीं रहता है, इसके बारे में हमेशा याद रखिएगा। अगर एक क्वेश्चन पूछा है कि कौशाम्बी किसका राजधानी था, तो हम लोग जानते हैं कौशाम्बी जो है वो आपका वत्स्य का राजधानी था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, गिरिब्रज या राजगिरी और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रही है, जबकि कौशाम्बी जो है वो वत्स्य महाजनपद की राजधानी रही थी। हर एक वंश के शासक जो होते हैं उदयन होते हैं और इसके शासनकाल में ही जो है मगध जो है की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था। ये आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया था। अगर हम लोग श्रावस्ती की बात करें, श्रावस्ती, तो हम लोग जानते हैं श्रावस्ती जो है वो आपका कौशल की राजधानी होता है श्रावस्ती। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसका जो आकृति था वो आपका अर्धचंद्राकार था। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए भैया, लेकिन क्या करें, पूछा जा रहा है तो हटाइए, इसको स्किप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया। तो हम सभी को पता है कि अगर हम लोग हर्यक वंश को बात करें तो हर्यक वंश को पितृहंसा वंश भी कहते हैं। पहले बिंबिसार को मारता है इसका बेटा अजातशत्रु, फिर अजातशत्रु को मारता है इसका बेटा उदयन। तो इस तरह ये क्रम चलते रहता है, ठीक है ना। तो हम सभी को पता है कि इसका ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु हो जाएगा। इसका एक्सपेंशन देखिए, मगध का शासक अजातशत्रु जो है 460 ईसा पूर्व अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। तो बिंबिसार पहला हर्यक वंश का शासक बनता है, बिंबिसार का हत्या करता है उसका बेटा अजातशत्रु, फिर बाद में अजातशत्रु का भी हत्या कर देता है उसका बेटा उदयन, और वो हत्या करके जो है वो यहाँ पे ये बैठ जाता है गद्दी पे, कौन, उदयन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो हम लोग जानते हैं वो था आपका हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में पहले बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु के बाद आते हैं आपके उदयन। ये 3 गो राजा याद रखिएगा, ठीक है ना। एक और राजा भी होते हैं वो है आपके नागदशक। तो अगर ये नागदशक की बात करें तो ये भी आपका जो है वो हर्यक वंश से संबंधित होता है। नागदशक होता है किसका, तो उदयन का पुत्र होता है। और नागदशक की बात करें तो ये आपका अंतिम हर्यक शासक होते हैं। देखिए कैसे कैसे याद करना है, आप देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले आए बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु का बेटा उदयन, और उदयन का बेटा नागदशक, है ना। यानी कि नागदशक का दादाजी लगेंगे बिंबिसार, कौन दादा, तो परदादा। तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु का बेटा उदयन का बेटा नागदशक। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए
कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो हम लोग जानते हैं अजातशत्रु मारता है अपने पिताजी को। किसको? तो अजातशत्रु मारा अपने पिताजी को बिंबिसार को, और अजातशत्रु को मारा इसका बेटा उदयन, और उदयन का बेटा है नागदर्शक। ठीक है ना। चंद्रप्रघोट तो हम लोग जानते हैं कि आपका कहाँ का राजा था, तो ये आपका अवंती का राजा था चंद्रप्रघोट। प्रसेनजीत के बारे में हम लोग जानते हैं, प्रसेनजीत के बारे में एक पॉइंट हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे वो शुरू में पढ़े थे, भूल गए। उदयन के बारे में जानते हैं, उदयन जो है वो आपका इसी का राजा होता है, हर्यक वंश का शासक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु, क्योंकि अजातशत्रु जो है वो अपने पिता का मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। अजातशत्रु मारता है बिंबिसार को, और अजातशत्रु को मारता है इसका बेटा उदयन। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ये आपका झारखंड पीसीएस मेंस में पूछा गया था। ठीक है, झारखंड पीसीएस मेंस में, कि किसने मगध साम्राज्य में वज्जी संघ को हराकर आत्मसात किया था। तो वज्जी संघ को किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गण संघ को हराकर आत्मसात कर दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में क्या याद रखना है वो देख लीजिए, इतना डीपली क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। इसमें बताया जाता है कि वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। अगर हम लोग वज्जी की बात करें तो वज्जी में टोटल 8 गो संघ था, जिसमें से एक संघ मेन था आपका वैशाली। आगे देखिए, यहाँ के शासक लिच्छवी थे। तो यहाँ के शासक कौन थे? लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था। जब बिंबिसार का शासन चल रहा था, हर्यक वंश, उसी समय से ही मगध और वज्जी में मनमुटाव चल रहा था, जो कि अजातशत्रु के समय में संघर्ष में बदल गया लास्ट में। निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गण का प्रधान जो था वो चेटक था। तो लिच्छवी गण का प्रधान यानी कि राजा कौन था? तो चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों 9 मल्लों तथा 18 गणराज्यों यानी काशी और कौशल के सहित एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका ये जानते हैं हम लोग कि जो वज्जी है, वज्जी में 8 गो संघ था, जिसमें से वैशाली एक हेड था, और वैशाली के ऊपर किसका राज था? तो लिच्छवियों का राज था। और लिच्छवी का शासक कौन था? तो चेटक था। और चेटक जो है वो आपका किसके ऊपर हमला कर देता है? तो मगध के ऊपर हमला कर देता है। ठीक ना। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु जो है इन सब का विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया और पाटलिग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वस्कार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी, और फलस्वरूप वे लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया, और अंततोगत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उसका जो संपूर्ण भूभाग को अपने में मिला लिया। तो अजातशत्रु जो है वो लिच्छवियों को हरा देता है, और लिच्छवियों को हराने के बाद वज्जी जो है वज्जी गणसंघ इसको मतलब कि मगध में मिला लेता है। कौन? तो अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के बारे में याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये तो आपका मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक भी मौर्य वंश से संबंधित है। महापद्म नंद आपका नंद वंश से संबंधित है। अजातशत्रु आपका हर्यक वंश से संबंधित है। तो अजातशत्रु के देखिए, हम लोग जब बिंबिसार के समय से ही मगध और वज्जी गणसंघ में मनमुटाव चल रहा था, लेकिन अजातशत्रु के टाइम आकर फाइनली जो है ये लड़ाई हो जाता है, और लास्ट में अजातशत्रु जीत भी जाता है वज्जी गणसंघ को, मल्लों को मतलब ये लिच्छियों को हराकर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? तो अगर हम लोग मालवा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे जो है वो शिशुनाग के शासनकाल में होता है। तो बिंबिसार के बारे में जानते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश का पहला शासक होता है। बिंबिसार के बाद आपका राजा बनता है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद आपका राजा बनता है उदयन के बाद राजा बनता है नागदशक, और नागदशक के बाद जो है वो आपका शिशुनाग वंश स्टार्ट हो जाता है। और शिशुनाग वंश में जो है हम लोग 2 राजा बारे में पढ़ते हैं, एक आपका शिशुनाग और एक आपका कालाशोक। ठीक है ना। शिशुनाग के बारे में बताया जाता है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक है शिशुनाग, और शिशुनाग के समय में जो राजधानी था वो आपका वैशाली था। किसका राजधानी? तो मगध का राजधानी वैशाली था। उसके बाद शिशुनाग वंश में ही एक नए राजा आते हैं कालाशोक, और कालाशोक के समय में द्वितीय जो है बहुत संगीति होती है, और वो जो दोबारा जो है राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र ले जाता है। तो हम लोग जानते हैं पहला जो पाटलिपुत्र शिफ्ट करवाया था उदयन, बाद में फिर जो हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश के समय में जो है वो क्या हो जाता है कि पाटलिपुत्र से राजधानी जो है वैशाली चल जाता है। फिर जो है कालाशोक के समय में वैशाली से राजधानी वापस पाटलिपुत्र में शिफ्ट करता है। ठीक है ना। उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद आता है आपका नंद वंश, और नंद वंश का राजा होता है महापद्म नंद, और महापद्म नंद जो है वो आपका एकराट और आपका सर्व छत्रांतक का उपाधि लेता है, और ये पहला शूद्र शासक भी होता है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो शिशुनाग वंश के बारे में बताया गया यहाँ पे कि ये मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका शिशुनाग यानी कि ऑप्शन नंबर डी के शासनकाल में हुआ था।
ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। इसमें बताया जा रहा है कि पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती अवंती यानी कि जो मालवा वाला क्षेत्र है इसको जीतकर मगध राज्य में मिला लिया था। तो शिशुनाग जो है, जो कि आपका मगध का शासक था शिशुनाग वंश के अंतर्गत, और वो क्या करता है, मालवा वाला क्षेत्र यानी कि अवंती को जीत लेता है। अवंती के राजा चंद्रप्रगोट होता है, याद है ना विशाल वाला कहानी, हाँ। तो अवंती को हराकर यानी कि मालवा क्षेत्र को अपने राज्य में यानी कि मगध में मिला लेता है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन होता है। तो हम लोग पता है कि मगध में जो नंद वंश आता है, तो नंद वंश का संस्थापक जो है वो फाउंडर यानी कि महापद्म नंद है, जो कि एकराट और सर्व छत्रांतक का उपाधि लेता है, और ये प्रथम जो है वो शुद्ध शासक होता है, याद रखिएगा महापद्म नंद। महापद्म नंद के बाद आता है एक राजा, उसका नाम है घनानंद, और घनानंद का ही जो है हम लोग जानते हैं, घनानंद के समय में ही जो है अपमानित होता है। तो घनानंद जो है हम लोग ये वाला कहानी भी याद रखते हैं, घनानंद के शासनकाल में अपमानित होता है वो वाला, ठीक है ना। तो कौन घनानंद अपमानित करता है चाणक्य को, है ना, ये वाला कहानी। तो क्वेश्चन नंबर इसका एक्सप्लेनेशन देखिए 44 का, कि मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ, और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद अथवा उग्रसेन था। तो उग्रसेन भी इसी का शासक था। तो नंद वंश में महापद्म नंद, नंद वंश में घनानंद, नंद वंश में उग्रसेन भी था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक और आपका अपरो परशुराम कहा गया है, और ये पहला शूद्र शासक होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है वो देखिए, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं महापद्म नंद जो है वो सर्व छत्रांतक और आपका एकराट भी कहलाता था, है ना, और अपरो परशुराम भी कहलाता था, और ये शूद्र शासक भी था पहला। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। तो वाराणसी के बारे में बताया जा रहा है कि वाराणसी को किसने अपनी द्वितीय राजधानी बताया था। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ये हटाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आपका 44वां बीपीएससी 2000 में पूछा गया था, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राज्य का जो है शासन स्टार्ट होता है। तो हम लोग सभी को पता है वो है आपका मौर्य वंश का। तो पहले बृहद्रंथ वंश मगध में, बृहद्रंथ वंश के बाद हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद फिर शुंग वंश आता है। तो मौर्य वंश को रिप्लेस करता है शुंग वंश, शुंग वंश के बाद आता है आपका कुषाण वंश, कुषाण वंश के बाद गुप्त वंश, ऐसे ही क्रम चलता है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग, कि मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। नंद वंश के अंतिम राजा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध होगी, और चारों ओर घृणा का असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर दी और नंद वंश का अंत कर दिया, और इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश की स्थापना होती है। और उसके उपरांत जो है शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद कण्व वंश, कण्व वंश के बाद गुप्त वंश, इन सभी ने शासन किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कण्व वंश, और कण्व वंश के बाद जो है आपका गुप्त वंश, ये गुप्त काल स्टार्ट होता है मौर्य ये मगध वाला में। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 48, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख्य प्रमाण है, तो कौन सा है वो देख लीजिए। तो इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कलिंग के चेदी वंश का प्रतापी शासक खारवेल था। तो कलिंग यानी कि उड़ीसा वाला क्षेत्र की बात किया जा रहा है। तो कलिंग के चेदी वंश का प्रतापी शासक था जिसका नाम था खारवेल, और इसके विषय में जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंद वंशीय शासक महापद्म नंद के द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का भी उल्लेख मिलता है, और इस अभिलेख में किया गया है, मतलब कि हाथी गुफा अभिलेख में, कि महापद्म नंद जब वो कलिंग को जीत लेता है तो वहाँ पे एक नहर बनवाता है, अर्थात नहरों की जानकारी देने वाला ये प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भी होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, तो ये पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आता है आपका बृहद्रंथ वंश, बृहद्रंथ वंश के बाद आता है आपका हर्यक वंश यानी कि ऑप्शन नंबर 4, हर्यक वंश के बाद आता है आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आता है आपका नंद वंश यानी कि ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग वंश के बाद जो है आपका नंद वंश, और नंद वंश के बाद आता है आपका मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद आता है आपका जो है वो शुंग वंश, यानी कि 4 1 3 2, तो 4 1 3 2 ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये देख लीजिए, ऐसा है ये क्रम को भी आप अगर देख सकते हो तो याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बृहद्रंथ वंश, बृहद्रंथ वंश के बाद हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कण्व वंश, और कण्व वंश के बाद अगर देखिएगा तो आता है आपका गुप्त काल।
स्टार्ट। ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? हम सभी को पता है बिंबिसार के। तो हम सभी को पता है कि बिंबिसार के दरबार में एक राजवेद होता था, और उस राजवेद को जब जानते हैं कि जब एक चंद्रप्रघोट नाम का राजा होता था अवंती का, तो अवंती के राजा चंद्रप्रघोट का जब वो एक पांडु रोग से बीमारी हो जाता है उसको, तो वो बिंबिसार अपना जो है राज दरबार जीवक को भेजता है। यहाँ क्या बताया गया है कि गौतम बुद्ध के समय में एक प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो है बिंबिसार के दरबार में रहता था। बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रघोट का जो है चिकित्सा के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 51, ये आपका 2022 में पूछा गया था 67वां बीपीएससी के एग्जाम में, कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो हम सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीवक था। ठीक ना। जीवक और आपका चंद्रप्रघोट का भी कहानी आपको पता चल गया है। क्वेश्चन नंबर ये 52 देखिए कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें हटाइए। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ये आपका यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था कि कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, कृष्णा और नर्मदा। तो आपको पता होना चाहिए यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया था, यूपी स्पेशल के रूप में। तो कल्पी नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है। आप देखिए यहाँ पे कुरु पंचाल राज्य और राजधानी के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, तो हम सभी को पता है कि अगर हम लोग कुरु की बात करें तो कुरु का जो राजधानी है, तो कुरु का राजधानी क्या है? तो भैया कुरु का राजधानी जो है वो आपका इंद्रप्रस्थ है, और कुरु जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में था। अगर हम लोग पांचाल की बात करें तो पांचाल का जो राजधानी था वो आपका अहिच्छत्र और कंपिल, ये दोनों था। अहिच्छत्र भी था और कंपिल भी था, और ये भी आपका उत्तर प्रदेश में था। अगर हम लोग कौशल की बात करें तो कौशल का राजधानी जो था वो आपका साकेत या फिर श्रावस्ती था, और ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही था। अगर हम लोग वत्स्य की बात करें तो इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, और ये आपका इलाहाबाद के आसपास में स्थित था। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए राज्य और राजधानी की बात की जा रही है। अगर हम लोग बात करें, मिलाना है इसमें, तो अगर हम लोग कुरु की बात करें तो कुरु हम लोग जानते हैं इंद्रप्रस्थ हो गया। अगर हम लोग देखें यहाँ पे ये, अगर हम लोग देखें अस्मक, तो अस्मक का राजधानी हम लोग जानते हैं कि अस्मक जो है इसका राजधानी आपका पोटली या फिर पोतन था, ये वाला हो जाएगा। अगर हम लोग मत्स्य की बात करें तो मत्स्य का राजधानी हम लोग जानते हैं विराटनगर हो गया। और अगर हम लोग लास्ट में बच गया आपका सूरसेन, तो सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएगा। तो यानी कि देखिए, तो डी का 2 और सी का 1, तो डी का 2 और सी का 1, डी का 2 और सी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आप याद रख लीजिएगा। तो मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोतन या फिर पोतली, ये भी याद रख लीजिएगा। यहाँ तक याद रख लीजिएगा, यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको किसी भी तरह का। फिर यहाँ पे फिर देखिए राज्य और राजधानी बतलाना है आपको। तो कम्बोज के बारे में जानते हैं। तो कम्बोज की जो है ये राजधानी कहाँ था? तो कम्बोज का जो राजधानी है कहाँ पे? तो आपका हाटक है। कहाँ पे? हाटक है, जो कि हाटक है ये आपका पाकिस्तान में है। अस्मक की बात करें तो अस्मक का राजधानी आपका पोटली या फिर पोतन है, जो कि आपका दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था गोदावरी नदी के तट पे, ये सही है। अगर हम लोग सूरसेन की बात करें तो सूरसेन का राजधानी मथुरा था, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। तो सूरसेन की राजधानी जो है कौशाम्बी नहीं बल्कि मथुरा था। और कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी किसकी राजधानी है? तो कौशाम्बी जो है वो आपका इसकी राजधानी है, तो कौशाम्बी वत्स्य की राजधानी है। इसके अलावा अगर हम लोग देखिए कौशल, तो कौशल की बात करते हैं तो कौशल का जो राजधानी क्या है? तो कौशल का राजधानी श्रावस्ती है, ये बिल्कुल सही बात है। सूरसेन की राजधानी क्या है? तो सूरसेन की राजधानी मथुरा था, और कौशाम्बी जो है वो आपका वत्स्य का राजधानी था। यहाँ तक पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया था, यूपीआरओ में पूछा गया 2021 में, कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद स्थित थे? तो 8 गो था, है ना, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन? कुरु पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स्य और मल, ये सभी जो उत्तर प्रदेश में था। ये राजस्थान पीसी में पूछा गया था, हटाइए इसको क्वेश्चन नंबर 58 को, ये इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 58 भी हम लोग रिप्लेस कर दिए हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है महाजनपद वाला टॉपिक भी पढ़ लिए हैं, और मगध महाजनपद के बारे में भी पढ़ लिए, यानी कि मगध महाजनपद का उत्कर्ष कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक ना। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा, और इसके बाद आप थोड़ा बहुत जो है वो लुसेंट का बुक पढ़ लीजिएगा। तो लुसेंट का बुक पढ़ने से आपका वहाँ से भी कुछ फैक्ट जो है वो आपका तैयार हो जाएगा, और फिर आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा ये डाटा, मतलब कि ये सारा जो है ये फैक्ट वो तैयार हो जाएगा। तो आज हम लोग जो है क्लास नंबर 12 को यहीं पे रहने देते हैं। आज की क्लास में हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, और अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चर्चा करेंगे, ईरानी आक्रमण पढ़ेंगे, और फिर ईरानी आक्रमण के बाद हम लोग जो है वो मौर्य साम्राज्य को स्टार्ट कर देंगे कल की क्लास में। ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।